नमस्कार। दक्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान का भाग 1 लेकर के आया हूं। जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक हम संघ एवं राज्य क्षेत्रों के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आगे। आप देख पा रहे होंगे, पहली लाइन में लिखा हुआ है, भारत राज्यों का एक संघ है जिसमें वर्तमान समय में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत राज्यों का एक संघ है, संघ मतलब यूनियन है, जिस संघ में वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। व्यवहारिक रूप से भारत को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे भारतवर्ष, हिंदुस्तान, आर्यव्रत, जम्बूद्वीप, ऐसे बहुत सारे नाम भारत के मिलते हैं। लेकिन संवैधानिक रूप से अगर हम संविधान की बात करते हैं तो संवैधानिक रूप से देश के 2 नाम मिलते हैं, यानी संवैधानिक रूप से देश को 2 नामों से जाना जाता है, एक भारत और दूसरा इंडिया। भारत जो नाम पड़ा है या भारत को भारतवर्ष कहा गया है, चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर संभवतः देश का नाम क्या पड़ा, भारत या भारतवर्ष पड़ा। और रही बात इंडिया की, तो इंडिया शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था ग्रीक भाषा में। किस भाषा में किया गया? ग्रीक भाषा में। प्रश्न आया हुआ है परीक्षा में कि इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, तो आंसर होगा यूनानियों के द्वारा। और यूनान में यूनानी भाषा बोली जाती है। यूनान एक देश है यूरोप में, जिसका नया नाम क्या हो गया, ग्रीक। और ग्रीक में क्या बोली जाती है, ग्रीक भाषा। तो इंडिया शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ था, इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था, ग्रीक भाषा में। और किसके द्वारा किया गया था, यूनानियों द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 1 में लिखा हुआ, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, 1 से लेकर के 4 तक भारत के केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है, भारत राज्यों का एक संघ है। जैसे आप देख पा रहे होंगे नीचे, यहाँ पे लिखा हुआ अनुच्छेद 1 के तहत भारत जो कि इंडिया है, राज्यों का एक संघ है। यानी कहने का मतलब ये है कि भारत ही इंडिया है और इंडिया ही भारत है। भारत जो कि इंडिया है, राज्यों का एक संघ है। यानी भारत के संविधान में अनुच्छेद 1 में 2 नाम लिखे हुए हैं, एक भारत है और एक इंडिया है। तो भारत जो कि इंडिया है, राज्यों का एक संघ है, कहाँ पर वर्णित है, संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में है। और इस संघ क्षेत्र में, यानी इस राज्य क्षेत्र में, इस भारत राज्य क्षेत्र में कौन कौन शामिल होते हैं, आप देख पा रहे होंगे। नंबर 1, राज्यों के राज्य क्षेत्र, यानी भारत के राज्य क्षेत्र में कौन शामिल होते हैं, राज्यों के राज्य क्षेत्र। और दूसरा लिखा हुआ, पहली अनुसूची में वर्णित संघ राज्य क्षेत्र, यानी जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं और जो हमारे राज्य क्षेत्र हैं वो इसमें शामिल होते हैं। हमारे राज्य क्षेत्र यानी 28 राज्य, हमारे केंद्र शासित प्रदेश यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश, और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जिन्हें अर्जित किया गया हो या फिर भविष्य में अर्जित किया जाएगा, उन्हें भी भाग 1 के अंतर्गत, अनुच्छेद 1 के अंतर्गत जगह दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लाइन लिखी हुई है, भारत को राज्यों का संघ कहा गया। जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि भारत राज्यों का एक क्या है, संघ है। और भारत को राज्यों का संघ कहा गया, इसके पीछे की वजह क्या है, राज्यों को संघ क्यों कहा गया? इसके मुख्यतः 2 उद्देश्य हैं। इसके मुख्यतः कितने उद्देश्य हैं? 2 उद्देश्य हैं। 2 उद्देश्य क्या है? पहली बात तो ये कि जो भारत संघ है वो इकाइयों के बीच किसी सौदेबाजी या समझौते का परिणाम नहीं है। यानी जब राज्यों को भारत संघ में शामिल किया गया तो किसी भी राज्य के साथ कोई सौदा नहीं हुआ, कोई समझौता नहीं हुआ कि तुम भारत संघ में शामिल हो जाओ। यानी स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत संघ इकाइयों के बीच किसी सौदेबाजी या समझौते का परिणाम नहीं है। और दूसरी बात आप देख पा रहे होंगे, साफ साफ लिखी हुई है कि कोई भी राज्य
राज्य इकाई संघ से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है। यानी भारत संघ में जो एक बार शामिल हो जाता है, उसको, उस राज्य इकाई को अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, स्वतंत्र रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए संघ शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में किया गया। आगे लिखा हुआ बात आगे देखिए, आगे और स्पष्ट हो जाएगी बात कि संविधान में कहीं भी, कहीं नहीं होना था, संविधान में कहीं भी, संविधान में कहीं भी फेडरल शब्द का उल्लेख नहीं है। फेडरल का मतलब होता है परिसंघ या संघात्मक। कहीं भी फेडरल शब्द का उल्लेख नहीं है। इसकी जगह पर कौन सा शब्द आ रखा है? यूनियन शब्द। यूनियन का मतलब होता है संघ। तो भारतीय संविधान में फेडरल शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है। किसका उल्लेख है? यूनियन शब्द का उल्लेख है, और यूनियन का मतलब होता है संघ। और हम पहले से बात कर रहे हैं कि भारत राज्यों का एक संघ है, भारत राज्यों का एक संघ है, और वर्तमान समय इस संघ में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए, संघ और यानी यूनियन और फेडरल में क्या अंतर है, इस चीज को समझते हैं। यूनियन का मतलब होता है संघ, और फेडरल का मतलब परिसंघ या फिर संघात्मक। यूनियन में क्या होता है कि केंद्र ज़्यादा मजबूत होता है, केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है, केंद्र ज़्यादा पावरफुल होता है, और राज्यों को संघ से अलग होने की कोई स्वतंत्रता नहीं होती है। जबकि जहाँ फेडरल सिस्टम होता है, जहाँ परिसंघ होता है या संघात्मक व्यवस्था होती है, वहाँ राज्यों के पास, वहाँ एक प्रकार से राज्य पावरफुल होते हैं, और राज्यों के पास ये अधिकार होता है कि वो संघ से अलग हो सकते हैं, राज्य संप्रभु हो सकते हैं, राज्य संप्रभु हैं, जहाँ फेडरल होता है। भारत में इसीलिए फेडरल का उल्लेख नहीं है, बल्कि किसका उल्लेख है? यूनियन का उल्लेख है। तो फेडरल से आप ये समझ सकते हैं कि जहाँ फेडरल व्यवस्था होती है, जहाँ के संविधान में फेडरल शब्द का उल्लेख होगा या वर्णन होगा, वहाँ राज्य क्या होंगे? संप्रभु होंगे, और राज्य के पास यूनियन राज्यों की अपेक्षा अधिक शक्तियाँ होती हैं। तो फेडरल सिस्टम जहाँ होता है, वहाँ राज्यों के पास संघ से अलग होने की शक्ति होती है। लेकिन भारतीय संविधान में फेडरल शब्द का प्रयोग न करके यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया, और इसका मतलब स्पष्ट है कि कोई भी भारत संघ से कोई भी राज्य स्वतंत्र नहीं होगा, नहीं हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। देखिए, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। साफ देखो, लाइन को समझो, बहुत ही मस्त लाइन है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया कि राज्यों का विनाश हो सकता है, लेकिन संघ का कभी विनाश नहीं होता है। लेकिन जहाँ जहाँ फेडरल शब्द होता है, जैसे अमेरिका में, तो वहाँ पर क्या है? अमेरिका में क्या है कि अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। वहाँ न तो राज्यों का विनाश होता है, और न ही संघ का विनाशी होता है, न ही संघ का अविनाश होता है। यानी वहाँ संघ भी पावरफुल होता है, लेकिन उसी प्रकार से राज्य भी पावरफुल होता है, संप्रभु होता है। तो अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, अर्थात अमेरिका में संघ के साथ साथ राज्यों का भी विनाश नहीं हो सकता है। जबकि भारत विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ है, अर्थात राज्यों का विनाश हो सकता है, लेकिन संघ का विनाश नहीं हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो था आर्टिकल 1। आर्टिकल 2 की ओर चलते हैं। नए राज्यों की प्रवेश व स्थापना। इसमें लिखा हुआ है, किस आर्टिकल में ही है? आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है नए राज्यों की प्रवेश व स्थापना। देखिए आगे, अनुच्छेद 2 के तहत संसद विधि बनाकर नए राज्यों की स्थापना कर उसे संघ में प्रवेश देने की शक्ति रखती है। भाई सीधी सीधी बात है कि इस अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद विधि बनाकर नए राज्यों को स्थापित कर सकती है, उसे संघ में प्रवेश दे सकती है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि कौन से क्षेत्र हैं, कौन से क्षेत्र हैं जिन्हें संसद जो है एक प्रकार से संघ में प्रवेश देगी। ऐसे क्षेत्र जो बाहरी क्षेत्र हों, मतलब जिसमें भारत का अधिकार न हो, ऐसे क्षेत्र को संसद विधि बना करके एक राज्य के रूप में या एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत संघ में विलय कर सकती है। यानी ऐसे क्षेत्र जो भारत के अधिकार में नहीं है और भविष्य में अधिकार में आते हैं, तो भारत उन क्षेत्रों को एक राज्य के रूप में या केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित कर अनुच्छेद 2 के तहत भारत संघ में प्रवेश दे सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं सिक्किम। सिक्किम एक पहले शाही राज्य हुआ करता था, एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था, जहाँ चंग्यालों का राज हुआ करता था। लेकिन 35वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में से विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, और इसी के साथ 36वां अमेंडमेंट किया गया, 36वां संविधान संशोधन किया गया 1975 में ही, और 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में इसके भारत संघ में विलय कर दिया गया,
और 22वें राज्य के रूप में इसे स्थापित किया गया। तो अनुच्छेद 2 के तहत संसद ने विधि बनाई, सिक्किम को भारत संघ में विलय किया और भारत का 22वां राज्य बनाया। तो किस अनुच्छेद के तहत बनाया? अनुच्छेद 2 के तहत। लेकिन जानने वाली बात यह है कि आगे देखो, अनुच्छेद 3 में लिखा हुआ है कि नए राज्यों का निर्माण, राज्य क्षेत्र में सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन, ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 3 में। यानी अनुच्छेद 3 के तहत संसद भारत के भू क्षेत्र को तोड़ मरोड़ सकती है। यानी भारत के भू क्षेत्र को तोड़ मरोड़ करने का मतलब ये है कि अगर भारत के भू क्षेत्र से कोई नया राज्य बनाना हो तो संसद आर्टिकल 3 के तहत राज्यों को तोड़ मरोड़ करके, राज्यों को सीमा घटा बढ़ा करके, राज्यों का नाम परिवर्तन करके, कैसे भी किसी भी प्रकार से संसद भारत के भू क्षेत्र को तोड़ मरोड़ सकती है। साफ साफ लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 3 के तहत संसद भारत के भू क्षेत्र को तोड़ मरोड़ सकती है। जैसे कैसे तोड़ मरोड़ सकती है, इसको समझते हैं एक एक करके। चलिए देखिए कैसे। जैसे देखिए, चलिए देखते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे कि संसद भारत के भू क्षेत्र को तोड़ मरोड़ सकती है। कैसे तोड़ मरोड़ सकती है? आर्टिकल 3 के तहत। जैसे देखिए, आप एग्जाम्पल से समझते हैं कि भारत के भू क्षेत्र से अगर नया राज्य का निर्माण करना है तो संसद आर्टिकल 3 के तहत कर सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, बिहार से झारखंड बना और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना। तो भारत के भू क्षेत्र से अगर कोई नया राज्य बनाना है तो अनुच्छेद 3 के तहत संसद को अधिकार है कि वो भारत के भू क्षेत्र को तोड़ मरोड़ करके कोई नया राज्य भी बना सकती है। आगे देखेंगे, दूसरी लाइन में देखेंगे आगे, नए राज्यों की सीमाओं को घटाना या बढ़ाना। यानी नए राज्यों ने नए क्षेत्रों की सीमाओं को, यानी राज्य क्षेत्रों की सीमाओं को घटाना या बढ़ाना। संसद को अधिकार है कि वो किसी राज्य की सीमा को, भाई कोई नया राज्य बनाना होगा तो किसी न किसी राज्य की सीमा तो कटफट होगी, कोई ना कोई भू क्षेत्र तो इधर उधर होगा। तो संसद आर्टिकल 3 के तहत राज्य क्षेत्र की सीमा को घटा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है। और तीसरी बात लिखी हुई है कि संसद अनुच्छेद 3 के तहत ही राज्यों का नाम परिवर्तन भी कर सकती है। जैसे उत्तरांचल का उत्तराखंड है, उड़ीसा का ओडिशा है। इस प्रकार के जो ये नाम परिवर्तन है ये अनुच्छेद 3 के तहत संसद कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लाइन लिखी हुई है यहाँ पर कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन से संबंधित कोई अगर विधेयक है और संसद में अगर लाया जा रहा है, नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्यों में सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन से संबंधित कोई विधेयक संसद में राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर लाया जाता है। यानी कोई अगर राज्य का नाम परिवर्तन करने वाला विधेयक है, सीमा घटाने बढ़ाने वाला कोई विधेयक है, नए राज्य की स्थापना करने वाला कोई विधेयक है, तो उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। राष्ट्रपति की बिना अनुमति के इस प्रकार के विधेयक नहीं लाए जाते हैं, और लाए भी जाते हैं तो वो फेल ही माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है अनुच्छेद 4 में है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई गतिविधि संशोधन नहीं होगी। ऐसा उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 4 में है। अनुच्छेद 4 में लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन संसद ने जो भी गतिविधि करी वो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं मानी जाएगी। देखिए यहाँ भी लिखा होगा नीचे, अनुच्छेद 4 में प्रावधान किया गया है कि संसद द्वारा अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई जो गतिविधि है वो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा या संशोधन नहीं मानी जाएगी। यानी सीधी सीधी बात स्पष्ट है कि 2 और 3 के अधीन संसद, 2 और 3 के अधीन या 2 या 3 के तहत संसद ने जो भी गतिविधि की है नए राज्यों को बनाने के लिए या सीमा घटाने बढ़ाने के लिए, वो अनुच्छेद 4 के तहत या अनुच्छेद 4 के तहत संशोधन नहीं, यानी अनुच्छेद 4 में बताया गया है कि अनुच्छेद 368 के तहत यह संशोधन नहीं माना जाएगा। 2 और 3 के अधीन संसद ने जो भी गतिविधि करी अनुच्छेद 368 के तहत यह संशोधन नहीं माना जाएगा। ऐसा वर्णन कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 4 में। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि अगर नए राज्य का निर्माण करना हो या सीमा परिवर्तन करनी हो या राज्य का नाम परिवर्तन करना है
तो इसके लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए, तो आपको याद रखना है संसद में साधारण बहुमत द्वारा ये सब हो सकता है। सीमा घटानी है, बढ़ानी है, नए राज्य बनाना है, उसके लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता है। साधारण बहुमत द्वारा नए राज्य का निर्माण भी हो सकता है, सीमा परिवर्तन भी हो सकता है और नाम परिवर्तन भी हो सकता है। और साधारण बहुमत का मतलब होता है 50+1। 50+1 का मतलब होता है साधारण बहुमत। अगर 50-100 में से 51 आदमी बोल देते हैं कि नया राज्य बनाना है, तो इसका मतलब हो गया बहुमत राज्य बनाने की तरफ है, तो नया राज्य बनाया जा सकेगा। तो इस प्रकार से ये तो रहा भाग 1। और भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक हमने ये पूरा कवर कर लिया है। और अब मुझे लगता है कि अगर आप भाग 1 इतना थोड़ा सा ठीक से 2-3 बार इसे देख लेते हैं, तो भाग 1 से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो आपके आसानी से कवर हो जाएंगे। और अगली वीडियो में कोशिश करूंगा कि जल्दी इसका पार्ट 2 लाने की कोशिश करूंगा। चलिए, आज के लिए धन्यवाद।